नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति घोटाले में जुड़ी सीबीआई के केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि हाईकोर्ट को सिसोदिया की जमानत नहीं मिली और आपको बता दें, जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी करने पर हाईकोर्ट के मामले में 26 अप्रैल को लिस्टेड कर दिया गया है और वहीं गुरुवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने दयान कृष्णन ने कहा कि दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एजेंसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि उनको सभी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और अगली सुनवाई एएसजी राजू सीबीआई के पक्ष में रखेंगे। और वही जस्टिस शर्मा ने एएसजी से कहा कि वे कोर्ट को बताएं कि एक्साइज पॉलिसी कैसे बनती है और इसके साथ जांच एजेंसियों को सफाई देने के लिए बुलाया जा सकता है। 31 मार्च के साथ आपको बता दें कि सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत स्पेशल जज ने खारिज कर दी थी। इसके बाद मनीष ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 1 नवंबर में रिहा कर दिया गया। सिसोदिया को केवल दूसरी बार फरवरी 2023 में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और वही गवाहों को भटकाने के लिए सभी आरोप गलत बताए गए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से लगातार सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से उनकी मुश्किलें जो है बढ़ गई हैं और उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी गई। देखिए, यहाँ पर बात करें आबकारी नीति के अंदर, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की बात करें तो आबकारी नीति के तहत कहीं ना कहीं उनकी जो गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई और ईडी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी जमानत को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी है आबकारी नीति के अंदर और लगातार कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने की बात की जा रही है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को भी मनीष सिसोदिया की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिसके अंदर फैसला जो है वो अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने सुरक्षित रखा और उसके बाद में 26 अप्रैल को उसकी सुनवाई की जाएगी और दोबारा से कहीं ना कहीं यही देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया की जमानत की याचिका है वो कहीं ना कहीं खारिज होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जिस तरीके से लगातार ईडी कोर्ट के अंदर पक्ष रख रहा है कि मनीष सिसोदिया एक मुख्य आरोपी है, आबकारी नीति के अंदर बड़े घोटाले किए गए हैं और यहाँ तक कि ईडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को कहीं ना कहीं जनता के बीच में गलत मैसेज देने की कोशिश कर रही है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू से कहीं ना कहीं ईडी का इस्तेमाल जो है वो गलत नामों से कर रही है। क्योंकि जनता तक एक मैसेज दिया जा रहा है कि झूठे आरोपों के तहत कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, मगर मनीष सिसोदिया को लेकर लगातार ईडी भी यही कह रहा है कि उनके पास बड़े सबूत है और उसी को सबूतों को कहीं ना कहीं कोर्ट में भी पेश किया जा रहा है। मगर अब देखना होगा 26 अप्रैल को जो सुनवाई होगी उसके अंदर क्या फैसला आ सकता है। क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिल पाएगी या फिर उनकी जो पहले जमानत याचिका जो खारिज हुई थी, क्या उसी तरीके से जमानत याचिका भी दोबारा से खारिज होती नजर आएगी? जी राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि ईडी जो कह रही है कि उनके पास पुख्ता जो है प्रूफ है, सबूत है, और वही हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया के द्वारा कहा गया है कि मुझे सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है।
देखिए बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की तरफ से बात करें तो लगातार यही कहा जा रहा है कि झूठे केस के तहत कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार किया गया है। ईडी और सीबीआई के पास कोई भी शराब घोटाले को लेकर कोई भी सबूत नहीं है, मगर बार बार कहीं ना कहीं सबूतों की बात करें तो कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने मोबाइलों को नष्ट किया, यहाँ तक कि 16 मोबाइल जो है वो नष्ट किए गए हैं, सबूतों को नष्ट करने की बात की जा रही है। और मनीष सिसोदिया को कहीं ना कहीं आबकारी नीति के अंदर बड़ा आरोपी बताया जा रहा है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से कोर्ट के अंदर भी 18 अप्रैल को भी यही कोर्ट के अंदर दलील दी गई थी सीबीआई की तरफ से कि मनीष सिसोदिया जो है वो मुख्य आरोपी है और लगातार सबूतों को नष्ट करने की बात की गई और इसी के लेकर कहीं ना कहीं जो कोर्ट है, कोर्ट का यानी कि फैसला जो था वो सुनिश्चित किया गया और अब 26 अप्रैल को उसकी सुनवाई की जाएगी और 26 अप्रैल को ही कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की जो जमानत याचिका है शायद दोबारा से कहीं ना कहीं खारिज हो सकती है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से सबूत कोर्ट के अंदर पेश करता नजर आ रहा है उससे लगता है कि मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी की दोनों की मुश्किलें बनती नजर आ रही हैं। जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है लगातार सीबीआई ईडी का फेस कर रही है और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है और उसी बीच सीबीआई के द्वारा यह भी कहा गया कि उनके पास पुख्ता जो प्रूफ है, उनके पास वैलिड जो सर्टिफिकेट है वो भी है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि बीजेपी सिर्फ दबाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी से डरती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देखिए यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और भाजपा की तो लगातार आम आदमी पार्टी यही कहती नजर आ रही है कि झूठे आरोपों के तहत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि सत्येंद्र जैन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले के अंदर भी पहले से ही जेल के अंदर है। मगर यहाँ पर बात करें मनीष सिसोदिया की तो मनीष सिसोदिया को भी कहीं ना कहीं जेल में रखा गया है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो भी सबूत है वो कोई ना कहीं कोर्ट के अंदर सीबीआई और ईडी जो है वो पेश करती हुई नजर आ रही है। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी की तरफ से कि सबूत उनके पास पूरे हैं और पुख्ता सबूत है और लगातार जिस तरीके से आबकारी नीति के तहत कहीं ना कहीं जो फायदा देने की बात की गई है, 100 करोड़ रुपए का नाम लिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सबूत जरूर है, मगर सबूत किस तरीके से कोर्ट के अंदर पेश किए जाएंगे ये कोर्ट ही निर्भर करेगी और कोर्ट किस तरीके से सबूतों को देखती है ये भी कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। मगर दूसरा आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है कि भाजपा के इशारे पर ही कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां जो काम कर रही है झूठे आरोपों के तहत कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तारी की गई है और जहां तक कि अब आबकारी नीति के अंदर भी कहीं ना कहीं सीबीआई के द्वारा अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की गई है। मगर अब देखना होगा सीबीआई जो है वो कितना और शिकंजा कस पाती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उनका भी नाम आ चुका है इस केस के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनसे भी पूछताछ पहले भी की जा चुकी है और अब शायद दोबारा से की जाएगी। मगर यहाँ पर आप जो बड़ा घोटाला बताया जा रहा है यानी कि शराब नीति का जो घोटाला है उसके अंदर कितने नामों को खुलासा होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ईडी और सीबीआई जो कोर्ट के अंदर दलील दे रही है और जो 18 अप्रैल को भी यही पक्ष रखे गए थे सीबीआई की तरफ से भी कि मनीष सिसोदिया जो है सबूतों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी पूरी नहीं दे रहे हैं, इस तरह के तमाम जो आरोप है वो कोर्ट के अंदर रखे गए। मगर कोर्ट ने भी फैसला जो है अभी तक 26 अप्रैल के लिए टाल दिया गया, मगर 26 अप्रैल को ही अब इसकी सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में जुमा अलविदा की नमाज और ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीजीपी मुख्यालय ने पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त किए हैं और वही स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था और अपराध प्रशांत कुमार ने बताया कि उनके द्वारा अलविदा की नमाज और ईद की दृष्टिगत प्रदेश में समस्त जनपदों में 2933 संवेदनशील स्थानों पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और वही करीब 849 जोन और 2460 सेक्टर में पुलिस तैनाती की गई है। नमाज स्थलों के आसपास और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे और हाई रिवोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसके माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 29,439 मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की जाएगी और वही ईद के दिन मस्जिदों के अलावा 3,865 ईदगाहों में भी नमाज अदा की जाएगी। अलविदा की नमाज के अवसर पर सादे कपड़ों में महिला पुलिसकर्मी भी ड्यूटी पर तैनात की जाएगी। साथ ही पुलिसकर्मियों के द्वारा बॉडी वॉर्न कैमरा भी लगाया जाएगा। उसके बाद वाइन कूलर के साथ तैनात किए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि अधिसूचना तंत्र और सोशल मीडिया सेल के सक्रिय और सतर्क रहते हुए अफवाहों पर नियंत्रण की व्यवस्था भी वहां पर की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 21 अप्रैल को अलविदा की नमाज
पढ़ी जाएगी एवं चंद्र दर्शन के अनुसार दिनांक 22 अप्रैल अथवा उसके अगले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। यह नमाज लगभग 1100 से भी अधिक मस्जिदों में एवं कई ईदगाहों में पढ़ी जाएगी। जहाँ तक पुलिस प्रबंध का प्रश्न है, लखनऊ पुलिस द्वारा इस संबंध में काफ़ी विस्तृत प्रबंध आदेश निर्गत किए गए हैं। फोर्स जो है सभी संवेदनशीलता के आधार पर और मांग के आधार पर सभी जोनों को आवंटित किया गया है। लगभग 16 कंपनी पीएसी जो है पिछले बार से भी काफ़ी अधिक है, वो सभी जोन्स को आवंटित की गई है। पुलिस मुख्यालय द्वारा 400 प्रशिक्षु उप निरीक्षक आवंटित किए गए हैं जिन्हें भी इन ड्यूटी पर लगाया जाएगा। इसके अलावा 2 एडिशनल एसपी, 4 डिप्टी एसपी व 300 आरक्षी ये भी हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं। ये भी ईद की ड्यूटी में हम इसे लगा रहे हैं। इसके अलावा जनपद लखनऊ की पुलिस की सारी टीमें जो है ईद की ड्यूटी करेंगी। जहाँ तक ट्रैफिक डाइवर्जन का प्रश्न है तो ऑलरेडी डीसीपी ट्रैफिक द्वारा डाइवर्जन प्लान जो है 2 दिवस से ही प्रचार प्रसार किया जा रहा है और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अखबारों में भी छापा जा रहा है। तो उस दिन कई डाइवर्जन्स जो है फोर्स में रहेंगे, उसकी जानकारी समय समय पर दी जा रही है। इसके अलावा जो विभिन्न विभागों से बैठक कर साफ़ सफाई, बैरिकेडिंग व अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी थी, वो पहले ही बैठक करके उनको बताया जा चुका है, जिस क्रम में बैरिकेडिंग व साफ़ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। 22 तारीख को ही आईपीएल का मैच है, तो इस संबंध में भी जो है अलग से उसके ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान आदि निर्गत किए जा रहे हैं। लखनऊ पुलिस सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर चुकी है और उम्मीद करते हैं ईद का त्यौहार व आईपीएल मैच दोनों ही सकुशल संपन्न कराए जाएंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से यूपी का माहौल अगर अभी बात करें तो बेहद खराब है और उसको देखते हुए शासन और प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और आगामी ईद के त्यौहार को लेकर क्या क्या प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई है? देखिए, माना जा रहा है कि कल ईद का त्यौहार होगा भारत में और कहा जा सकता है कि आज रमजान का आखिरी दिन है और रमजान के आखिरी दिन कहीं ना कहीं आज जुम्मे की नमाज पढ़ी जाएगी और जुम्मे की नमाज और ईद को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि जुम्मे की नमाज जो कि शुक्रवार को होती है वो हालांकि आज कहीं ना कहीं होगी और कहा जा सकता है कि अलविदा की नमाज और ईद की दृष्टि के प्रदेश के सभी जनपदों में उत्तर प्रदेश के लगभग 2933 संवेदनशील स्थानों पर हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए, जिसमें 849 जोन और 2460 सेक्टर पुलिस ने तैनात किए गए। नमाज स्थलों पर आसपास संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। हाई रेजोल्यूशन जो कैमरे होते हैं उसके माध्यम से निगरानी करने का काम किया जाएगा। तो वही साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वही ईद के दिन कल जिस तरह से ईद अगर भारत में मनाई जाती है, चांद रात भी हो, चांद भी देखने का काम किया जाएगा। तो ये साफ तौर पर कहा जाता है अगर चांद दिखता है तो ईद के त्योहार पर कल तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाएंगे। हालांकि आज अलविदा की नमाज को देखते हुए भी, क्योंकि जुम्मा है और जाहिर सी बात जुम्मे को देखते हुए भी तमाम तरह के मस्जिदों के बाद जहाँ भी नमाज पढ़ी जाएगी राजधानी लखनऊ की, वहाँ पर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। पीएसी के जवान और तमाम स्थानीय पुलिस के अधिकारी रहेंगे और सभी को बॉडी बॉम्ब कैमरा दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। सूचना तंत्र कहीं ना कहीं वो सक्रिय कर दिया गया है और सोशल मीडिया में जो सक्रियता है वो कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी को पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं व्यवस्था रखी जाएगी और संपूर्ण व्यवस्था सुरक्षा की रखी जाएगी, क्योंकि आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, तो वहीं चांद रात भी हो और कल माना जा रहा है कि अगर आज चांद दिख जाता है तो कल ईद का त्यौहार राजधानी लखनऊ में कहीं ना कहीं मनाया जाएगा। जी जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि राजधानी लखनऊ की तैयारियां जो है पुख्ता कर ली गई है, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं 3865 जगहों पर जो है नमाज अदा की जाएगी। तो अगर हम बात कर ले ट्रैफिक की, तो वहां की ट्रैफिक व्यवस्था का क्या डाइवर्जन रहेगा, रूट कैसे बनाया जाएगा और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस बल तैनात किए जाएंगे? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है और कहा जा सकता है कि
उत्तर प्रदेश के सभी जगह पे कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था की चिंता। राजधानी लखनऊ की जितनी भी मस्जिदें हैं उन पर कहीं न कहीं खास सुरक्षा व्यवस्था होगी। और क्या उत्तर प्रदेश में लगभग 249 की ऐसी कंपनियां लगाई जाएंगी। उनमें 3 कंपनियां एसडीआरएफ की, 5 कंपनियां अर्धसैनिक बल की, 7,000 टैक्सी उप निरीक्षक होंगे, 1795 क्विक रिस्पॉन्स टीमें होंगी, 28 यूपी में 112 टीम होंगी। और ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी चल रहा है और आचार संहिता वैसे भी लागू है। और कहीं न कहीं अतीक अहमद की ये कहा सकता है कि हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस और सक्रिय है। किसी प्रकार की कोई भी शांति व्यवस्था न भंग हो, उसको भी देखते हुए भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। तो ये कहा सकता है कि उत्तर प्रदेश समेत राजधानी लखनऊ पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि नगर निकाय चुनाव है, धारा 144 लागू है। और आज अलविदा की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर चांद होगी और माना जा रहा है कि कल ईद का त्योहार हो सकता है। और उसी में भगवान परशुराम की जयंती है, अक्षय तृतीया है, कि तमाम त्योहार बिजली त्योहार में है। और तो उसको देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता किए गए। जी राजीव तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे पंजाब की ओर। आपको बता दें, देश के कुछ हिस्सों में कोविड पॉजिटिव मामले लगातार वृद्धि कर रहे हैं और इसी को देखते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रुपिंदर कौर गिल ने जिले वासियों से अपील की है और इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। उनके द्वारा ये अपील कर दी गई है और उन्होंने कहा कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानलेवा बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन इसे पूर्ण खतरे के लिए लोगों को भीड़भाड़ वाली जगह से बचें और मास्क लगाना जरूरी समझें और बार बार हाथ धोना अपनी जिम्मेदारी को समझें और इसी के साथ बेसिक प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आगे उन्होंने सलाह दी कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर, सार्वजनिक बसों पर, टैक्सियों में, सिनेमा हॉलों और शॉपिंग सेंटरों, दुकानों और अस्पतालों में जाते समय मास्क का प्रयोग करें। और उसी के साथ उन्होंने कहा कि कोविड के मामले बढ़ने के साथ साथ जिले में पहले ही कोविड सैंपलिंग का कार्य तेज कर दिया गया। जिले के कई सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड मरीजों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि लगातार खांसी, जुकाम, बुखार हो तो किसी भी सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जाकर डॉक्टर से सलाह लें और कोविड टेस्ट करवाएं। स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइन नंबर 104 से संपर्क कर डॉक्टर की सलाह भी ली जा सकती है। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से देश के कई हिस्सों में कोरोना जो है अपना कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और लोगों से अपील भी उनके द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, बता दें कि पंजाब भर, देश भर में देखा जाए तो पूरा कोरोना जो है फैला हुआ नजर आ रहा है। पंजाब की बात कर ले तो सिविल सर्जन रुपिंदर कौर के अपील की है लोगों को कि अगर आपको खांसी और जुकाम होता है और लगातार देखा जाए तो ये काफी दिन रहता है तो देखने में आता है तो आप 104 नंबर पर संपर्क करें और डॉक्टर की सलाह लें और साथ के साथ घर पे ही अपने आप को इंसोलेट करें, घर पे ही रहें ताकि ये बीमारी और किसी को ना फैल सके। जिसके चलते उन्होंने कहा है कि जनतक जगह पर आप लोग मास्क लगाएं, जैसे कि सिनेमा हॉल, टैक्सी खरीदारी करने जा रहे हैं, बसों में जा रहे हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, तो मास्क लगाने के लिए अपील की गई है। ये लगातार देखा जाए तो पंजाब में अभी तक जो है टीकाकरण जो वैक्सीन जो है वो नहीं पहुंची है। केंद्र से अगर देखा जाए तो डॉक्टर बी सिंह की तरफ से चिट्ठी भी लिखी गई है तो कहा गया है कि हमें 35 से 37 हजार तक वैक्सीन है वो दी जाए। हालांकि देखा जाए तो पंजाब में अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन के मामले में पंजाब बिल्कुल खाली पड़ा है और लोगों को अभी तक जो है वैक्सीन नहीं लगाई जा रही।
इसके चलते जब तक वैक्सीन नहीं आ रही तब तक जो है लोगों को अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। और साथ के साथ देखा यह भी गया है कि 2 जो पेशेंट थे वो सीरियस थे, जिसमें एक की बीते 2 दिन पहले जो है उसकी डेथ हो चुकी है। हालांकि उनकी डेथ की बात नहीं, उनकी डेथ जो है जो अटैक से हुई थी, अटैक के चलते उसके बाद उनको जब उनका चेक किया गया तो उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते कोरोना के वजह से उनकी डेथ का जो है बात की जा रही है। हालांकि लगातार देखिए तो अभी भी जो है एक व्यक्ति जो है वेंटिलेटर पे देखता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं केस जो है वो जो है पर लोगों को घर पर रहने के लिए ही जो है अपील की जा रही है। जी संदीप सिंह, जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है, जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है और उसी को देखते हुए सिविल सर्जन के द्वारा ये भी किया गया है कि जिला वासियों से उनके द्वारा अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और उसी के साथ क्या क्या गाइडलाइंस जो है उनके द्वारा जारी की गई है। जी बिल्कुल, यही कहा गया है कि आप लोग भीड़ वाले इलाकों में ना जाए जी, अगर जाए तो जरूर मास्क लगा लें। मास्क लगाने चाहिए उसमें कि आप बचाव की सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के आप संपर्क में आते हैं तो जरूर आप अपने टेस्ट करवाएं। अगर आपको खांसी जुकाम आता है तो जरूर टेस्ट करवाएं। दुकान पर खरीद कर जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो जरूर मास्क लगाने की बात जो है वो की गई है। और साथ के साथ 104 हेल्पलाइन जो है उस पर सलाह लेने की बात जो है वो डॉक्टर से की गई है। आप सेहत विभाग पर जो है 104 नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जी संदीप, जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों की टेंशन जो है वो भी बढ़ रही है और उसी के साथ अगर हम बात कर ले तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या वैक्सीनेशन अभियान चलाया है या फिर ये भी है कि उनके द्वारा क्या क्या प्रोटोकॉल जो है वो लोगों को दिए जा रहे हैं? देखिए, लगातार पंजाब में जो है वैक्सीनेशन तो अब तक पहुंची नहीं है। सेहत मंत्री की बात माने तो उन्होंने 35,000 डोज जो है वो केंद्र से मांगी, हालांकि अभी तक जो है केंद्र से ये डोज नहीं पहुंची जी। कुछ दिन पहले ही जो है केंद्र को ये लिखा गया। तो अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में तैयारियां वेंटिलेटर लगाए गए, बेड जो है बड़े पेशेंट्स के लिए जैसे पहले देखा गया वैसे ही इस बार भी जो है डॉक्टर्स तैयार कि कोरोना से जंग वो जीत गई, इसकी तैयारी जो है की गई है। जी संदीप, अगर अब ये भी बात कर ली जाए कि अगर मामले बढ़ते हैं, जिस तरीके से पिछले हालात हम सभी को पता है कि बद से बदतर हो गए थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था। अगर ऐसे ही ग्राफ जो है कोरोना का बढ़ता रहा तो आगे जो है स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए क्या उनके द्वारा तैयारियां की गई है? की तरफ से तैयारियां पूर्ण तौर से है और शायद वो खुद उनका कहना है कि पहले से हम संज्ञान ले चुके थे। अब जो है वो स्थिति जो है उसमें कंट्रोल में रखा जाएगा, उसको वेरिएंट नहीं दिए जाएंगे। हालांकि पहले देखा जाए तो ऑक्सीजन की काफी मारोगे जी, पर पहली बात है तो उसके चलते संज्ञान जो है अब सेहत विभाग ने ले लिया है, इसके चलते अब वैसा नहीं हो पाएगा। जी जी संदीप सिंह, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब रुक करेंगे अन्य खबरों की ओर। पंजाब विजिलेंस द्वारा पंजाब भर में चलाई जा रही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत फतेहगढ़ साहिब में तैनात बाल विकास प्रोजेक्ट ऑफिसर CDPO मंजू भंडारी और उनके चपरासी बलिहार सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते मौके पर रंगे हाथों काबू कर लिया गया। और इस मामले का खुलासा करते हुए विजिलेंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त CDPO और उनका चपरासी उनको फतेहगढ़ साहिब जिले के गांव रिउना निवा की निवासी ममता की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। आगे जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ममता ने विजिलेंस ब्यूरो के पास से पहुंचकर आरोप लगाए थे कि उपरोक्त दोनों कर्मचारियों ने आंगनवाड़ी हेल्पर के खाली पड़े पद पर उसे नौकरी देने और नौकरी पर रखने के बदले में 35,000 रुपए की बतौर रिश्वत मांगी थी और इसके लिए उनके पहले से ही आवेदन दिए गए थे। विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने आगे बताया कि शिकायत पर प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद ब्यूरो की एक टीम ने
जांच छानबीन कर दी और वही दोनों मुलाजिमों को 2 सरकारी गवाहों के हाजिर में शिकायतकर्ता से रिश्वत के तौर पर 20,000 रुपए लेते हुए मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। और इस संबंध में विजिलेंस ब्यूरो के पुलिस थाना पटियाला रेंज ने दोनों मुलाजिमों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया और इस केस में आगे की कार्रवाई जारी है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सेठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार विजिलेंस जो है एक्टिव मोड में नजर आ रही है, पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद जो है वो भी चलाई जा रही है और इसी बीच जो है CDPO मंजू भंडारी और उनका चपरासी जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो है 20,000 की रिश्वत लेते हुए जो है बाल विभाग के जो CDO है उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। जी। जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। जिसको नौकरी पाने के नाम पर जो है 35,000 रुपए की बात की गई थी, जो पहली राशि 20,000 रुपए वो दे दी गई थी और इस पूरे मामले में जो है 20 तो विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी अमित, जिस तरीके से शिकायतकर्ता ममता ने आरोप लगाया था कि उनके पास लगातार नौकरी दिलाने के नाम पर भी ठगी की जा रही थी और कई ऐसे अपराध जो है उनके द्वारा किए जा रहे थे, नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार को में लिप्त वो नजर आ रहे थे और इसी के द्वारा कई बार उनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई थी और लास्ट जो शिकायत थी वो ममता के द्वारा की गई थी। बिल्कुल, विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो है एक प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें सारी ये बातें जो है लिखी गई हैं। इससे पहले भी जो है कई बार जो है इस तरह के जो मामले हैं सामने आ चुके हैं, इससे पहले भी जो शिकायतें की गई हैं। आपको बताऊंगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तो उसके बाद जो है जो भ्रष्ट अफसर जो है उनके खिलाफ जो है विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो है नकेल कसी गई है। जी अमित, अगर हम बात कर ले पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की कवायद जो है मान सरकार के द्वारा लगातार की जा रही है और उसी की तर्ज पर विजिलेंस टीम भी कार्य कर रही है और लगातार उनकी कार्रवाई लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है और इसी बीच CDPO जो है वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन उनकी आगे की जो कार्रवाई है वो क्या और रह सकती है और आगे विजिलेंस जो है एक्टिव मोड में और कितने उनके खुलासे उनके द्वारा किए जा सकते हैं? बिल्कुल, विजिलेंस ब्यूरो जो है इस पूरे मामले में जो है और भी खुलासे कर सकता है। हालांकि जो है एक प्रक्रिया होती है, पुलिस ईमान जो वो इस पूरे मामले में जो उनसे सवाल किए जाएंगे कि किस लिए पैसे लिए गए थे और कोई ऐसे कितने लोग हैं जिनसे आपने इस पूरे मामले में जो है पैसे लिए हैं, तो और भी इसमें जो है अलग अलग जो खुलासे जो है हो सकते हैं। वहीं अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो पंजाब सरकार जो है एक्टिव मोड पे दिख रही है। 0 टॉलरेंस पॉलिसी जो जिस तरह से लेकर आई है कि कोई भी अगर के ऊपर जो है जो कोई रिश्वत लेता है तो उसके ऊपर जो है विजिलेंस विभाग ने जो है पैनी नजर रखी हुई है। जी अमित, ये भी बात एक सामने आई है कि विजिलेंस टीम ने एक टीम गठित की है, एक संगठन उनके द्वारा बनाया गया और लगातार भ्रष्टाचारियों को नकेल कसने के लिए एक जाल बिछाकर उन्हें उस जाल में फंसाया जाता है। जी बिल्कुल, विजिलेंस ब्यूरो द्वारा जो है एक टीम जो है गठित की गई है और कहीं ना कहीं जो पंजाब के जो CM भगवंत मान है वो भी जो है और कहीं ना कहीं अगर कोई भ्रष्ट अफसर अगर दिखता है तो उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज किया जाता है, उन्हें जो है सलाखों के पीछे भेजा जाता है। जी अमित सेठी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अप्रैल को माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और वही कौशल्या महोत्सव 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में आयोजित होगा और वही महोत्सव का शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अधिकारी जो है पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, नागरिक प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार और समस्त मंत्रीगण, संसदगण समेत कई गणमान्य जन शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास के अंतर्गत और माता कौशल्या जन्मभूमि में वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए और महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के लिए संरक्षण, संवर्धन और कला को दलों में सतत विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव मनाने के लिए घोषणा उनके द्वारा की गई थी।
तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 अप्रैल को माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। और वहीं आपको बता दें कि कौशल्या महोत्सव 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक आरंग विधानसभा क्षेत्र के चंदखुरी में आयोजित होगा। महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत करेंगे और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर जो है पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री और रायपुर जिले के प्रभारी रविंद्र चौबे, नागरिक प्रशासन के मंत्री डॉक्टर शिव कुमार और समस्त मंत्रीगण, संसदगण समेत कई गणमान्य जन मौजूद रहेंगे। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है उनके दौरे का दौर जो है लगातार जारी है और इसी बीच एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और वहां पर कई सौगातें उनके द्वारा दी जाने वाली है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार दौरा कार्यक्रम है और उसी दौरा कार्यक्रम में माता कौशल्या महोत्सव का उद्घाटन आज करने जाएंगे। माता कौशल्या का उद्घाटन करने के लिए चंदखुरी फार्म में जाएंगे और इसके साथ साथ कई ऐसे आयोजन हैं जिसमें वो समृद्ध भी होंगी। खासा बात यह है कि जो राज्य सरकार है प्रदेश की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास की कर रही है। साथ ही साथ माता कौशल्या के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए महिला सशक्तिकरण कार्य, कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा के राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ी कोशिश। साथ ही साथ जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनको किस तरीके से और विकास किया जा सके उसको उत्थान के लिए, खासतौर से ऐसे उत्थान जो उनकी कला संस्कृति और अपने से छत्तीसगढ़ है उनकी कला संस्कृति हर एक के जहन में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि कला के प्रति छत्तीसगढ़ के जो युवा है वो उत्साहित होकर के आगे कदम उठाए। ऐसी व्यवस्था के सांस में बढ़ाने का प्रयास निश्चित तौर पे किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है, कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो प्रस्तुत की जानी है उसे 22 अप्रैल मतलब आज से ही जो 5 बजे है वहाँ स्थापित हो जाएगी। इसके साथ साथ जो कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं वो मातृ महिला मानस मंडली है, पुष्पांजलि सिन्हा है, राम की शक्ति पूजा वाराणसी UMK शुक्ला भी है। ऐसे तमाम जो लोग हैं जो संस्कृति का बिखराव करने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जी अखिलेश, ये भी बता दें आपको कि महोत्सव में उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता को लेकर हमेशा सजग दिखाई देते हैं और इस महोत्सव में भी कला और संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम जो है उनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे कार्यक्रम का जो आयोजन है वो मुख्यमंत्री का खास रहे और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होने के नाते इस छत्तीसगढ़ी कलाकृति को एक परिवार के महोत्सव के तौर पे ही देखा जाता है और लोगों का जो जुड़ाव है खासतौर से कौशल्या माता के मंदिर के समझ में जाने से लोगों को अलग आनंद की अनुभूति होती है। राम मंदिर होते हुए जब आप कौशल्या माता मंदिर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ के पर्यटक स्तर को मनमोहक दृश्यों में परिवर्तन करने आपको एक संस्कृति विभाग ने और पर्यटन विभाग ने दोनों ने कलाकृति उल्लेखित करके रखा है। तो निश्चित तौर पर लोगों को मजा भी आता है और वहाँ मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचते हैं तो एक अलग आनंद और साथ ही साथ वहाँ के विकास कार्यों को देख करके लोग ऐसे ही मनोनीत होते रहते हैं। जी अखिलेश तिवारी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, दुनिया के मशहूर उद्योगपतियों में शुमार गौतम अडानी ने गुरुवार को दोपहर में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की और मुलाकात के लिए अडानी पवार के लिए मुंबई स्थित आवास उनके पास पहुंचे और उसके बाद पवार और अडानी की मुलाकात जो है करीब 2 घंटे से ज्यादा तक चली और उनके बीच कई बातचीत हुई। दोनों दिग्गजों की मीटिंग का एजेंडा क्या था और यह क्यों हुई? पवार अडानी की मुलाकात को लेकर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने मीडिया से सवाल में उनके द्वारा कहा गया और उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई कि किसी को भी किसी से मिलने का हक है और इसी के द्वारा कुछ दिन पहले कई विपक्षी दलों ने अडानी के मुद्दे को लेकर जेपीसी की मांग की थी। संसद में भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया था। हालांकि पवार ने अडानी को लेकर जेपीसी की मांग को गैर जरूरी बता दिया था। पवार ने विपक्ष के
इतर जाते हुए उनके द्वारा कहा गया है कि विदेशी एजेंसियां हिंडनबर्ग के रिसर्च को आधार बनाकर ये जांच कर रही और जेपीसी की मांग कर रही थी और उसका समर्थन नहीं किया गया था क्योंकि उसमें अधिकतर सरकार के ही लोग थे और यह विदेशी रिपोर्ट के संदिग्ध बताते हुए अडानी को निशाने पर बनाते हुए और देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए भी बात कही गई थी। दोनों ही दिग्गजों ने बंद कमरे में क्या कुछ बातचीत की, यह अभी तक सामने नहीं आया है और कयासों का बाजार गर्म है। लगातार दोनों की तरफ से मीटिंग को लेकर कई आधिकारिक बयान जो है अभी तक सामने नहीं आए। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से शरद पवार और अडानी की मुलाकात को लेकर या तो ये भी कहे कि सियासी संग्राम तेज हो गया है या फिर ये कहे कि महाराष्ट्र में जो सियासत है वो गर्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मनीषा जी, देखिए महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि कल दोपहर करीब 3:30 बजे गौतम अडानी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात बंद कमरे में करीब 2 घंटे से ज्यादा चली है जी। इस बीच कई नेताओं का यह बयान आया है कि इस मुलाकात को कोई राजनीतिक रंग न दे, लेकिन कई राजनीतिक यह भी कर रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित था और इसलिए यह मुलाकात बेहद संभवतः सही मानी जा रही है क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस और विरोधी दल लगातार गौतम अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग कर रहे थे, अब ऐसे में शरद पवार का समर्थन गौतम अडानी को मिलेगा, इस तरह की कयास लगाई जा रही है। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से ये गौतम अडानी और एनसीपी प्रमुख की मुलाकात हुई थी शरद पवार की, ये मुलाकात जो है सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं तेज होती हुई दिखाई दे रही है और लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात कर ले महाराष्ट्र की, तो विपक्षी दलों का क्या कहना है इस मुलाकात को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 15 दिनों से लगातार फेरबदल हो रहा है, लगातार राजनीतिक बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें एक नया अध्याय जुड़ गया है क्योंकि अडानी और शरद पवार की मुलाकात जरूर ये तय करती है कि राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही शरद पवार की बेटी सुप्रिया ने कहा था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र और दिल्ली में बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन, बड़े धमाके हो सकते हैं। इसी धमाका का अंदेशा जो है तमाम राजनीतिक जो है कई तरह को अटकलों के तौर पर देख रहे हैं जी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में 16 विधायकों का मामला चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है विचाराधीन में रखा है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला सुनाने वाला है जी। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के हक में नहीं आता है, 16 विधायकों का निलंबन होता है, तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी जी। और अगर महाराष्ट्र की सरकार गिरती है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं होगा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी की जोड़ी बनाई जा सकती है, इस पर भी राजनीतिक विशेषज्ञ अपना आंकड़ा लगाकर बैठे हैं। यही वजह है कि शरद पवार और अडानी की जो मुलाकात हुई है महाराष्ट्र में राजनीतिक फेरबदल के संकेत दे रहे हैं। अगर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और 16 विधायकों का निलंबन होता है तो जाहिर तौर पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को फ्लोर टेस्ट के लिए आना होगा। इस फ्लोर टेस्ट में जाहिर तौर पर अगर एनसीपी अलग हो जाती है तो शिवसेना की सुनिश्चित हार हो जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत दावेदार सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा। अब ऐसे में शरद पवार की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, यह अभी राजनीतिक मान रहे हैं। तो यह बिल्कुल साफ हो रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में बड़े बदलाव के संकेत आ रहे हैं, खासकर राजनीतिक जो बदलाव है वो देखने को मिल सकते हैं। सत्यप्रकाश सोनी, आप हमारे साथ जुड़ो, तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के क्षेत्र में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के निर्णय का स्वागत करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि विपक्ष की नकारात्मक
दुष्प्रचार की असलियत सामने आ सकती है। और उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के कार्य की तस्वीर भी स्पष्ट करेगी। वहीं पार्टी मुख्यालय से पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार, बीजेपी सरकार, प्रदेश की सभी विधानसभा और प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री का निर्दलीय और विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा बैठक लेना इसी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और वहीं उनके द्वारा कहा गया कि इससे पूर्व भी बैठकों को लेकर पक्षपात का आरोप लगाने वाले विपक्षी नेताओं का निशाना साधते हुए उनके ऊपर कहा गया कि वो बेवजह नकारात्मक बयानबाजी करते हैं। लिहाजा अब मालूम हो कि कितने विकास योजनाओं उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जबकि पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि निर्दलीय और कांग्रेस समेत सभी अन्य पार्टियां विधायकों के साथ जो क्षेत्र में विकास हो रहे हैं, विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। और वही बैठक के बाद तमाम विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री के द्वारा की गई इस पहल की सराहना करते हुए नजर आए। और वही चकराता सीट से विधायक कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि इस तरह की बैठकें लगातार आयोजित होनी चाहिए। कर रहे हैं, सराहनीय पहल के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। आप किस तरीके से देखें? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं और पहले शुरुआती दौर में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, लोकसभा में उनकी समीक्षा हुई, उनके जो कार्य पेंडिंग थे उन कार्य को यथासमय हो उसकी चर्चा हुई। और आज क्योंकि जिसके कांग्रेस अनावश्यक प्रश्न खड़ा कर रही थी, आज क्योंकि मुख्यमंत्री उस दिन भी कहा था कि हम सभी विधायकों से वार्ता करेंगे और आज जो निर्दलीय विधायक है या दूसरे दल के विधायक है उनकी भी कार्यों की समीक्षा, उनके क्षेत्र के क्या काम हो सकता है उसकी भी समीक्षा भविष्य के अंदर आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र का विकास यही हम सबकी प्राथमिकता है, इसलिए दलीय नज़रिए से विकास को कभी देखा नहीं जा सकता है। हाँ, ये बात आता है कि किस विधायक ने कितने प्रस्ताव दिए हों उसका भी एक मूल्यांकन आएगा और जो भी प्रस्ताव गए होंगे मुख्यमंत्री जी उसको धरातल पर उतारेंगे। हमारी विधानसभाओं की समीक्षा बैठक आहूत की और उस समीक्षा बैठक में हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं थी उसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया। और जो 10 हमसे जो है अपनी अपनी विधानसभाओं की प्रमुख जो हमारी ये थी मांग थी उसके परिप्रेक्ष्य में जो पत्र हमने भेजा था उस पर भी चर्चा हुई है। अब देखिए सरकार क्या करती है। ये कामों को लेकर के जो अधिकारी प्रवैया समस्या को उठता रहता है, कई विधायक भी सवाल उठाते रहते हैं कि अधिकारी इस बात नहीं सुनते, सब चीजों को लेकर चर्चा किया गया बैठक में? नहीं, देखिए निश्चित रूप से हमने इस बात को कहने का काम किया है कि भाई क्या नाम है, अधिकारी जो है जनप्रतिनिधियों की बात सुने, उनके कार्यों का निस्तारण करे, लेकिन जब सरकार और अधिकारियों में समन्वय नहीं है, हम तो विपक्ष के विधायक हैं तो हमारी बात तो बहुत दूर की बात है। और आप देखते होंगे एसीआर लिखने की बात जो है बराबर जो है मंत्रीगण कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जिस तरीके से विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विकास के लिए लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो कई दिनों से चल रहा था और कई दिनों से मांग की जा रही थी, अंततः मुख्यमंत्री ने वह स्वीकार कर लिया और इसको लेकर विपक्ष दल जो है वो खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनीषा, देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार विपक्ष के जो यहाँ पर दल है उनके जो विधायक हैं उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने इसमें पहल करते हुए जो विपक्ष जो यहाँ पर विधायक है उन सभी विधानसभाओं में 10-10 प्रस्ताव देने की बात की गई थी, समीक्षा करने की बात की गई थी और विधायकों के द्वारा जब 10 कार्य लगातार भेजे गए, समीक्षा की गई उसके द्वारा अपनी विधानसभा में, उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर एक सकारात्मक पहलू कहा जा सकता है कि इस बैठक में यहाँ पर उन्होंने बैठक करी है और उन सभी विधानसभा क्षेत्रों की यहाँ पर समीक्षा बैठक की गई है यहाँ और पूरी तरीके से उन विधानसभा में क्या कार्य हुआ है, क्या कार्य होना है उसको लेकर के लगातार यहाँ पर चर्चा की गई है। प्रथम चरण में यहाँ पर गढ़वाल मंडल में यहाँ पर जो विधानसभा है वहाँ पर बैठक की गई जिसमें यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापगढ़, चकराता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा,
प्रयान कलियर, मंगलौर, लक्सर, खानपुर और हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है। और उन सभी विधानसभा में क्या कार्य हुए हैं, क्योंकि लगातार लंबे समय से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पक्षपात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब है उन सभी लोगों को कि बीजेपी के शासन काल में, बीजेपी सरकार में सभी विधानसभाओं के क्षेत्र का विकास किया जाएगा, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हों या विपक्ष पार्टी के लोग हों। तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने किया एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा सकता है। पहली बार ऐसा उत्तराखंड के अंदर हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो विपक्षी दलों के विधायक हैं उसकी क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार कार्य करने के लिए लगातार यहाँ पर चीजें सामने आती है, वो एक बड़ी बात है। और उसको लेकर के यहाँ पर भाजपा के जो संगठन के जो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मेंबर उनकी तरफ से भी सराहना की गई है। जी अमित चौधरी, जिस तरीके से विपक्ष और निर्दलीय विधायकों की मुख्यमंत्री ने बैठक ली है और इसके बाद तमाम विपक्षी दल जो है खुश नजर आ रहा है। आप हमारे साथ जुड़ो और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार की दोपहर करीब 3 बजे सेना के ट्रक पर आतंकियों ने फायरिंग कर दी और इसके बाद ट्रक में आग लग गई और इसके बाद जुस्वा झुलसकर 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। सेना को शक है कि अज्ञात आतंकियों ने ट्रक पर ग्रेनेड फेंके हैं और इसी की वजह से आग लगी है। वहीं नॉर्दर्न कमांडर हेडक्वार्टर के द्वारा जारी किए गए बयान के द्वारा जवानों को लेकर ट्रक भिम्बर गली से होकर गुजर रहा था और पुंछ की तंज गलियों से गुजर रहा था। वहीं बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी भी काफी कम नजर थी। वहीं आतंकियों ने इसी का फायदा उठाया और हमले में एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे राजौरी के सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बयान में यह भी बताया गया है कि शहीद हुए जवान राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के थे और वही इस इलाके में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस लगातार जारी था। और इसमें पहले से सेना के एक अधिकारी ने बताया था कि जवानों की मौत ट्रक के आग लगने की वजह से हुई थी। और वही शक ये भी जताया जा रहा है कि बिजली गिरने से ट्रक में आग लगी। और इसी साल 11 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़े में माचिया सेंटर में सेना के ऑफिसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। ये तीनों भारतीय सेना की चिनार कॉप्टर वही थे और वही ICO और 2 RO का ये दल रेगुलेशन ऑपरेशन के लिए लगातार निकला हुआ था और वही बर्फ के कारण उनकी गाड़ी फिसल गई और खाई में जा गिरी थी। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकवादियों के द्वारा फायरिंग की गई, ग्रेनेड फेंकने की भी आशंका जताई गई और उसमें 5 जवान जो है वो शहीद हो गए। जी बिल्कुल, देखिए ये कल मेंढर का इलाका पड़ता है, बाटदूड़िया और तोता गली। ये यहाँ पर एक घना जंगल है और यहाँ पहले भी कई बार जो है आतंकियों ने हमला करने की कोशिश किया और कई बार जो है इन्हीं जंगलों का फायदा उठाया है इन आतंकियों ने। और कल भी ऐसा ही हुआ। कल वहां बारिश जो थी ज्यादा थी और कोहरा होने के चलते आतंकियों ने उसका फायदा लिया और ट्रक के ऊपर जो है वो पहले फायरिंग की और बाद में ग्रेनेड दागे और जिससे ट्रक में आग लग गई, जिसमें 5 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 4 जवान जो हैं पंजाब के रहने वाले हैं और एक उड़ीसा का है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए जिस प्रकार से आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है वो कहा जाए तो उस प्रकार का हमला जो है वो पहले भी कई बार जो है वो हो चुका है। पुलवामा की याद इस हमले ने एक बार फिर दिला दी, क्योंकि आतंकियों की तरफ से लगातार ऐसी घटनाएं की जाती हैं। और हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी जो है पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है और ये तब पैदा हुआ था जब सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो की गई थी और उस दौरान इस फ्रंट ने एक अपना नाम लिया था और करीब 40 अपनी घटनाएं इस प्रकार की। जी रविंद्र श्रीवास्तव, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों के द्वारा हमला किया गया और उसमें 5 जवान शहीद हुए। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन राजधानी लाइव में इतना ही और तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।